जय हिंद बच्चों। हम सभी ने कभी न कभी बस की यात्रा अवश्य की है। आप लोग सुबह स्कूल भी बस में ही आते हैं। क्या हो यदि वो बस की यात्रा और अधिक रोमांचक बन जाए तो? ऐसे ही कहानी को प्रस्तुत करता है आज का हमारा पाठ, बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। हमने सोचा कि हम सुबह घर पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि इस शाम वाली बस से सफर नहीं करना चाहिए। तो लेखक ने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उसने कहा, नहीं, ये बस ही डाकिन है, अर्थात यह बस भी डाकिनों की तरह यात्रियों की जान खतरे में डाल देती है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा यानी किसी गरीब, निर्धन या किसी असहाय व्यक्ति को देख के उसके प्रति जो भाव उमड़ता है, वैसे ही भाव लेखक के मन में उमड़ पड़े। क्यों? क्योंकि बस वयोवृद्ध थी, यानी आयु में बहुत अधिक थी, बूढ़ी थी, जिसके शरीर पर सदियों के निशान लगे हुए थे, जिसके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे, और लोग इससे सफर नहीं करना चाहते थे और सोचते थे कि जिस प्रकार एक बुजुर्ग व्यक्ति को वृद्धावस्था में कार्य करने से कष्ट होता है, उसी प्रकार इस बस को भी कष्ट होगा। यह बस तो केवल पूजा करने के ही योग्य थी, तो इस पर सवारी कैसे की जा सकती है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार यानी पार्टनर या फिर भागीदार। हमने उनसे भी पूछा, क्या यह बस चलती भी है? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं चलती जी, बहुत अच्छी चलती है। हम तो भी देखना चाहते हैं कि बस चलती भी है। और गजब हो गया, यानी लेखक को आश्चर्य हुआ कि ये बस अपने आप चलती थी। एक डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, ये बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में बैठाकर ले जाएगी। अनुभवी अर्थात उसको बहुत सालों को यात्रा करने का अनुभव है, और वह नई नवेली नई बसों से ज्यादा विश्वसनीय है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। हम बैठ गए। जो व्यक्ति हमें छोड़ने आए थे वो हमें इस प्रकार से विदा दे रहे थे जिससे ये हमारी अंतिम यात्रा हो। इंजन सच में स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी जिस प्रकार इंजन चलते वक्त गर्म हो जाता है और बहुत तेज आवाज करता है, उसी प्रकार पूरी बस जोर जोर से हिलते हुए आवाज कर रही थी। लेखक को ऐसा लगा कि जैसे वो इंजन के अंदर ही बैठा है। कांच बहुत ही कम बचे थे, और जो बचे थे उनसे भी हमें बचना था, यानी वो टूटे फूटे कांच किसी भी यात्री को कष्ट पहुंचा सकते थे। और लेखक इसी डर से खिड़की से दूर सरक गया। इंजन चल रहा था और लेखक को ऐसे लग रहा था जैसे हमारी सीट इंजन के ही नीचे है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी और उसका हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग करने का अर्थ है किसी का साथ ना देना। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध उनका साथ न देने का आह्वान किया था। इसी प्रकार यह बस भी थी जिसका प्रत्येक पुर्जा, प्रत्येक अंग एक दूसरे से असहयोग कर रहा था और उसका साथ नहीं दे रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। जो बस की सीटें थी वह उसकी पूरे शरीर के साथ नहीं दे रही थी। कभी लगता सीट छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है, और थोड़ी देर में ये भेदभाव भी मिट गया। ये समझ में ही नहीं आया कि हम सीट पर बैठे हैं, ये सीट हमके ऊपर बैठी है। और अचानक से क्या हुआ कि वो बस रुक गई। पता चला कि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे बगल में रख लिया और एक नली डालकर इंजन को पेट्रोल पहुंचाने लगा। कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल बढ़ाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह से दूध पिलाती है। तो लेखक को ऐसा लगा कि उसके हिस्सेदार जिस प्रकार माँ प्रेम से अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार कंपनी के हिस्सेदार भी उस बस को पेट्रोल पिला दे। बस की रफ्तार अब धीमे हो गई थी और 15 से 20 मील ही रह गई थी, और लेखक को उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। उसे डर था कि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। तो प्रकृति के जो लुभावने दृश्य आपको यात्रा को सुखद बनाते हैं, वही उसे अपने दुश्मन नजर आ रहे थे। कोई पेड़ आता तो उसको लगता कि बस उससे टकरा जाएगी, और कभी लगता कि बस किसी नदी में डूब जाएगी।
अचानक से फिर बस रुक गई और ड्राइवर ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन बस नहीं चल पड़ी। बस ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। लेकिन इतने पर भी बस के हिस्सेदार यही कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, बस इत्तेफाक की बात है जो आज कार्य नहीं कर रही है। चीर चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस दयनीय लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्ध स्त्री दिन भर काम करने के बाद थक कर शाम को आराम करती है, उसी प्रकार से ये बस भी रुककर आराम करने लगी है। और लेखक सोच रहा था, उसको ग्लानि हो रही थी, उसको ये भाव आ रहा था कि यदि यही इसकी मृत्यु हो गई, यदि इसका प्राणांत हो गया तो इसका अंतिम संस्कार भी यहीं करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और उसे कुछ सुधारा और बस फिर चल गई, लेकिन उसकी चाल और भी धीमी हो गई और उसकी आंखों की ज्योति चली गई, यानी उसकी हेडलाइट्स खराब हो गई। तो जैसे ही कोई गाड़ी उसके आगे पीछे आती तो वो साइड में खड़ी हो जाती ताकि कोई टक्कर ना हो। एक पुलिया के ऊंचा पहुंचते ही अचानक से फिर से करके बस का टायर भी पंचर हो गया। बस की अगर स्पीड या गति तेज होती तो जरूर उछल के नाले में गिर जाती, लेकिन स्पीड कम होने के कारण वो नाले में गिरने से बच गई। तब हमने हिस्सेदार के बारे में सोचा कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार क्रांतिकारी अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से पीछे नहीं हटते, उसी प्रकार कंपनी के हिस्सेदार भी कंपनी बस की हालत जानते हुए भी उसमें सफर करने का जोखिम उठा रहे थे। और यदि वो अगर मर जाते और स्वर्गलोक में देवताओं का इंतजार करते, लोग यही कहते कि ये वही आदमी है जिसने अपने प्राण संकट में डाल दिए एक टायर के लिए। मर गया किंतु टायर नहीं बदला। जैसे तैसे दूसरा घिसा पेटा टायर लगा के फिर से बस को चलाया गया। अब हमने पन्ना या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और हमें लगा कि हमारी जिंदगी का आखिरी सफर है और हम अपने जीवन की थकान, संकट, मुसीबत सब कुछ भूल के इत्मीनान से बैठ गए और आपस में हंसी मजाक करना चालू कर दिया। तो देखा बच्चों, किस प्रकार हमने जीवन की यात्रा के इतनी कठिन यात्रा को किस प्रकार हास्य व्यंग्यात्मक रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। अब मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।